हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं संदीप सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा कि फार्मा स्टार्टअप जो है इंडिया के अंदर वो सेल जनरेट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, सफिशिएंट सेल क्यों नहीं आ रहा है मार्केट के अंदर। क्योंकि अगर मैं लास्ट 6 मंथ के कंसल्टेशन की बात करूं तो उसमें मोस्ट ऑफ द जो फार्मा स्टार्टअप मेरे पास में आए या फिर मार्केट के अंदर जो मैंने ऑब्जर्व किया है वहाँ पे मुझे लॉस मेकिंग ही फार्मा स्टार्टअप दिख रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न फ्रेंड ये है कि जो प्रिस्क्रिप्शन मार्केट है वो सैचुरेशन के फेज में है। अगर ओवरऑल मैं फार्मा की ग्रोथ की बात करूं तो प्रेजेंट टाइम में एक स्पेशली प्रिस्क्रिप्शन मार्केट जो है वो 7% से के साथ में ग्रो कर रहा है। तो ये ग्रोथ जो डबल डिजिट में था वो रिड्यूस होके अभी कोविड के टाइम में, कोविड के बाद जो है डबल डिजिट में चला गया था, राइट। 14% तक ग्रोथ चला गया था, लेकिन अभी वो ग्रोथ कहाँ आ गया है, 7% पे आ गया है। तो एक फैक्टर तो ये है जो बार बार अफेक्ट कर रहा है कि मतलब मार्केट के अंदर ही ग्रोथ नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, बिजनेस जनरेट कर पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है। दूसरा एक बहुत बड़ा रीजन है जो स्टार्टअप, मैं सिर्फ स्टार्टअप ही नहीं बोलूँगा, बड़ी कंपनी से भी प्रॉब्लम है, बट बड़ी कंपनी के पास एटलीस्ट स्टेब्लिश ब्रांड एंड स्टेब्लिश टीम है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन उनका थोड़ा सा काम चल रहा है, मैं ऐसा बोलूँगा, राइट। ऐसा नहीं कि वो स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, बट इतना नहीं है। बट स्टार्टअप के साथ प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही है, राइट। उसका एक तो मैंने बताया ये मार्केट जो सैचुरेट हो चुका है, एक बड़ा रीजन ये है। दूसरा एक बड़ा रीजन है फ्रेंड कि जो पेशेंट है आज के टाइम पे ना, उसका अवेयरनेस लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है ड्यू टू इंटरनेट, राइट। ड्यू टू इंटरनेट, ड्यू टू इन्फ्लुएंसर, ड्यू टू शॉर्ट, ड्यू टू रील्स। तो यहाँ पे बहुत सारा पेशेंट क्या हो रहा है कि जब अवेयर होता जा रहा है ना तो वो ऑनलाइन पे शिफ्ट होता जा रहा है। अब स्टार्टअप के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है, मैंने कई बार जब की वीडियो में बात की, भैया ऑनलाइन भी आप शिफ्ट होइए, लेकिन एक ढंग की वेबसाइट तक तो कंपनीज बना नहीं रही हैं अपनी, ठीक है। किसी बना है, जैसा बना है, ठीक है, चल रहा है, नहीं चल रहा है, कोई इसके ऊपर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। पहला, दूसरी चीज़ ये ऑनलाइन प्रोडक्ट की तरफ, लॉन्चिंग की तरफ नहीं जा रहे हैं। हालांकि ऑनलाइन भी लॉन्च प्रोडक्ट करने में इतना आसान नहीं, वहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट सॉर्ट आउट करना पड़ता है, मतलब इतना भी आसान नहीं है। बट यस, जब आप ये डिफिकल्ट पार्ट, उससे कई गुना ज़्यादा डिफिकल्ट जो है ऑफलाइन मार्केटिंग है और रिस्की मार्केटिंग है, जिसको आप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि माइंड सेट हमारा वैसा बना हुआ है, हमने वैसा काम किया है, तो हमारा माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, राइट। आप इसके बारे में डिटेल में ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे किया जाए, इसके लिए आप डिटेल में मेरे साथ कंसल्टेशन कॉल बुक करके बात कर सकते हैं। मैं एंड मेरी जो डिजिटल एजेंसी है वो आपको पूरा हेल्प करेगी कैसे आप ऑनलाइन इंडस्ट्री के अंदर अपने ब्रांड को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम टॉपिक पे रहते हैं। तो दूसरा एक बड़ा प्रॉब्लम ये है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारा जो पेशेंट है ना, वो कहाँ चला जा रहा है, इंटरनेट पे चला जा रहा है, और इंटरनेट से जाके प्राइमरी ट्रीटमेंट ले रहा है, चाहे वो सर्दी, जुकाम, बुखार, पेन, डर्मा की बात, स्किन की बात करें तो ये सब चीज़ कहाँ जा रहा है, वहाँ पे जा रहा है। फीमेल्स की प्रॉब्लम्स की बात करें, हम लो स्पर्म काउंट की बात करें, सेक्सुअल डिस्फंक्शन की बात करें, इनफर्टिलिटी की बात करो, तो ये सब के प्राइमरी ट्रीटमेंट अभी क्या हो गए, ऑनलाइन अवेलेबल हो गए। तो वहाँ पे आदमी अपने मन पसंद से सारी चीज़ें वीडियो देख लेता है, पढ़ लेता है, ले लेता है। एक दूसरा रीजन। तीसरा क्या है कि जैसे ही स्टार्टअप्स आ गए, पीसीडी आ गए, तो ब्रांड के अंदर ना यूएसपी क्रिएट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है। पहले क्या हुआ करता था भाई, कुछ बड़ी बड़ी कंपनी हुआ करते थे, वहीं पे ब्रांड हुआ करता था। अब क्या, हर एक साल जो हर एक बंदे के पास में आ गया है जिसकी वजह से क्या होता है, जब हम डॉक्टर चैम्बर में जाते हैं तो वहाँ पे हमें स्कीम्स बहुत ऑफर करना पड़ जाता है। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी पहले जो है फार्मा कंपनीज के पास हुआ करती थी, वो प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ शिफ्ट हो गई, वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल के पास में हो गई। क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे तो धंधा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा जी, देने वाले इतने ढेर सारे मार्केट के अंदर लोग आ गए हैं। तो अगर आप यूएसपी ब्रांड्स क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, पहली बात, जो स्टार्टअप नया नया आता है तो वो जनरल ब्रांड के साथ में आता है, तो पहला मिस्टेक वही कर देता है जहाँ से बिजनेस जनरेट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, और वहाँ पे बिजनेस जो भी आता है उसमें कुछ बचता नहीं है। तो आपको मैं यहाँ पे एडवाइस ये करूँगा, आपको फोकस हो कि स्पेशलिटी बेस्ड बिजनेस में जाना चाहिए। वहाँ पे क्या होगा, इतना ज़्यादा बुरा हाल नहीं रहता है, राइट। वहाँ पे जाके आपको काम करना चाहिए। दूसरा है कि न्यूट्रास्यूटिकल एंड आयुर्वेदिक के ऊपर स्टार्टअप फोकस नहीं करते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पढ़ना पड़ता है, वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ता है, वहाँ पे मेहनत करना पड़ता है, और यस, ट्रस्ट करना पड़ता है कि नहीं भाई ये ब्रांड काम करता है। मेडिकल रहा भी ट्रस्ट नहीं कर रहा है। जैसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट की बात करें तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का मार्केट के अंदर एक्सेप्टेंस कैसा है, बहुत ही पुअर है। क्योंकि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जल्दी से पेशेंट को लेता नहीं, डॉक्टर भी प्रीफर नहीं करता, क्योंकि तुरंत ट्रीटमेंट चाहिए होता है। लेकिन भाई जितना भी बिकता है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ना, उसमें खास बात ये है कि वो प्रॉफिट दे के जाता है एज कम्पेयर टू द एलोपैथिक ब्रांड, जो न्यूट्रास्यूटिकल ब्रांड है या आयुर्वेदिक ब्रांड है। अगर उनके कॉन्सेप्ट को आप डेवलप कर ले जाते हैं, यूएसपी थोड़ा सा डेवलप कर ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ डेवलप करना आसान है, तो आप क्या कर सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा इंश्योर कर सकते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैं एलोपैथ के अंदर 10 लाख का बिजनेस कर रहा हूँ तो उसके अंदर ना मुझे प्रॉफिटेबिलिटी आ रही, सपोज दैट एज ए कंपनी 50,000 रुपीज़। लेकिन अगर वही बिजनेस मैं सिर्फ 3 लाख रुपीज़ का बिजनेस एलोपैथिक या न्यूट्रास्यूटिकल या
आयुर्वेदिक के साथ मैं कर रहा हूँ, सिर्फ 3 लाख का सेल करके ही मैं 50,000 का या उससे ऊपर का प्रॉफिट निकाल लूंगा, राइट। मतलब कम सेल पे ही ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी निकाल सकते हैं, लेकिन ये बात जल्दी से स्टार्टअप्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि मार्केट के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है और वो चैलेंज नहीं लेना चाहते हैं, राइट। तो वहाँ पे काम नहीं करते। तो आप यहाँ पे भी काम कर सकते हैं। आयुर्वेदिक एंड न्यूट्रास्यूटिकल के ऊपर बहुत सारा काम होना बाकी है। और दूसरा सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है इन प्रोडक्ट के साथ, ये सब्सिट्यूट नहीं हो सकते। एलोपैथ में स्टार्टअप परेशान क्यों है? इसलिए परेशान है क्योंकि सब्सिट्यूट का ऑप्शन है। आप नहीं दोगे स्कीम, आप नहीं दे रहे हो, केमिस्ट किसी और का सब्सिट्यूट कर देगा। डॉक्टर को आप स्कीम नहीं दे रहे हो, किसी और का सब्सिट्यूट कर देगा, राइट। भैया आप नहीं दे रहे हो, दूसरा दे रहा है, दूसरा नहीं दे रहा है, तीसरा दे रहा है, चौथा दे रहा है, पांचवा दे रहा है तो इस वजह से क्या सब्सटीट्यूशंस के ऑप्शन बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। बट आयुर्वेदा एंड न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट के अंदर आप इजीली, आपका जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल है ना, आपके ब्रांड के ऊपर शिफ्ट नहीं होगा। उसको आपको पढ़ाना पड़ेगा, कंटेंट शेयर करना पड़ेगा, डिटेलिंग स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, देन वो शिफ्ट होगा। और जब वो शिफ्ट होगा, बहुत ज़्यादा लिखेगा भी नहीं, 1 डब्बा 2 डब्बा 5 डब्बा लिखेगा, लेकिन जो जितना लिखेगा ना उतना ही प्रिस्क्रिप्शन पे जाएगा, वो सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। वहाँ आपको बहुत ज़्यादा स्कीम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस तरह से यहाँ पे मतलब हेल्प ले सकते हैं इन सारे वैरायटी का। इसके अलावा जो स्टार्टअप की प्रॉब्लम है वो है फील्ड फोर्स के साथ में। फील्ड फोर्स क्या होता है? स्टेबल ही नहीं होता। स्टार्टअप क्या करता है, कुछ दिन तक सैलरी एक्सपेंस देता है और उसमें भी क्या करता है, आनाकानी करता रहता है। मान लो कुछ टाइम तक एक्सपेंस सैलरी दिया, क्योंकि अब क्या है, सैलरी एक्सपेंस देने में स्टार्टअप को प्रॉब्लम क्या आने लगती है कि भाई मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब जो मेडिकल रैप है, एक तो अच्छा मेडिकल रैप जल्दी स्टार्टअप के साथ में आएगा नहीं, क्योंकि भाई उसके साथ डर लगा रहता है सैलरी एक्सपेंस का। और जो आया हुआ है उसको भी क्या होता है, सैलरी एक्सपेंस का जब ऊपर नीचे होने लग जाता है तो वो मौका देखता है कि यार कहीं दूसरी कंपनी अच्छी मिले तो मैं यहाँ से निकल लूँ, क्योंकि यहाँ का कोई भरोसा तो है नहीं, कंपनी चलेगा नहीं चलेगा। इतने टाइम की एक्सपीरियंस के बाद मैं फ्रेंड बता सकता हूँ कि जितने भी फार्मा स्टार्टअप होते हैं उनके साथ में सैलरी एक्सपेंस का प्रॉब्लम आ ही जाता है, क्योंकि सैलरी एक्सपेंस एक बर्डन होता है फार्मा स्टार्टअप के साथ में। क्योंकि जब हम पैसा दे रहे होते हैं अपने एम्प्लॉय को, वो उतनी जल्दी से सेल जनरेट नहीं कर सकता, ठीक है। उसके जनरेट ना करने के बहुत सारे रीजन है। एक तो फार्मा स्टार्टअप में जनरल ब्रांड होता है, यूएसपी ब्रांड पे काम होता नहीं है, बैक ऑफिस सपोर्ट नहीं होता। जैसे कि आप बड़ी कंपनीज के साथ कंपेयर करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि अपने मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को सिर्फ वो काम करा रहा है, नहीं, वो काम कराने के पास उनको फॉर्मेट दिया जा रहा है, उनको क्लिनिकल सपोर्ट दिया जा रहा है, उनको टाइमली इनपुट मिल रहा होता है, उनको एजुकेशन मिल रहा होता है, ठीक है, उनको जो सीनियर मैनेजर्स होते हैं उनको सपोर्ट मिल रहा होता है। अब ये स्टार्टअप के साथ इन सब सारी चीज़ों को कर पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। अगर जो स्टार्टअप का ओनर है वो खुद फील्ड के अंदर जा रहा है और चीज़ों को कर रहा है, तब तो काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ों को कर पाता है। बट यस, एक स्टेब्लिश कंपनी जो खुद ही एम्प्लॉय रख के काम कराना चाह रही है, वहाँ पे ये सारी चीज़ें और भी नहीं हो पाती। तो एम्प्लॉय के प्रॉब्लम को हम समझ नहीं पाते और हम क्या करते हैं, एज ए स्टार्टअप गुस्सा होते रहते हैं कि एम्प्लॉय ऐसा है, वैसा है, ये है, वो करता नहीं है। हाँ, एम्प्लॉय के साथ भी बहुत सारा फ्रॉड होता है। एम्प्लॉय खूब फायदा उठा, कुछ बदमाश एम्प्लॉय आ जाते हैं स्टार्टअप के अंदर, तो स्टार्टअप का फायदा भी खूब उठा लेते हैं, ठीक है। क्योंकि नई कंपनी के अंदर प्रेशर होता नहीं है, प्रेशर क्रिएट कर नहीं सकती, क्योंकि नई नई कंपनी आया है, नए नए सारे प्रोडक्ट आए हैं, कुछ टाइम लगता है। तो उस टाइम तक क्या करते हैं, वो पूरे टाइम को एंजॉय करते हैं, राइट। पूरे टाइम को एंजॉय करते हैं। क्यों एंजॉय करते हैं? क्योंकि देखते हैं दूसरे मेडिकल रैप जो स्टेब्लिश कंपनी के अंदर है वो यार काम को एंजॉय कर रहे हैं, और स्टार्टअप वाला परेशान हो क्योंकि उसके पास बिजनेस नहीं आता। लेकिन एक स्टेब्लिश कंपनी का मेडिकल रैप अगर थोड़ा एंजॉय कर रहा होता तो उसका बहुत बड़ा रीजन ये होता कि उसके पास स्टेब्लिश ब्रांड्स होते हैं। बट स्टार्टअप के अंदर क्या होता है, स्ट्रगल ज़्यादा करना होता है, क्योंकि अभी आपको ब्रांड वैल्यू क्रिएट करना है, राइट। तो एक बहुत बड़ा रीजन ये है। हाँ, स्टार्टअप के अंदर यूएसपी बेस्ड ब्रांड का ना होना, कंटिन्यूस नए नए इनोवेटिव ब्रांड का ना लेके आना, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है। ब्रांड सिलेक्शन ना करना, टाइम टू टाइम ब्रांड को चेंज ना करना भी एक रीजन हो सकता है। जिस ब्रांड के साथ में आए उसी के साथ चलते जा रहे हैं। मार्केट के अंदर हर दिन नए इनोवेशन, नए साल्ट आते जा रहे हैं, तो उस कंपटीशन को ऑब्जर्व करना एंड उसके अकॉर्डिंग ब्रांड को चेंज करते रहना, फोकस करके रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपोर्टिंग एंड एडमिन वर्क भी काफ़ी मायने रखता है। वो फैसिलिटीज़ भी कई बार स्टार्टअप्स अपने एम्प्लॉय को नहीं दे पाते हैं, ठीक। हाँ, प्लानिंग भी कई बार जो स्टार्टअप्स होते हैं उनके साथ प्लानिंग का एक बहुत बड़ा इशू होता है। प्लानिंग पुअर होती है, जिसकी वजह से भी उनको रिजल्ट नहीं मिल पाता है। इसके साथ और क्या प्रॉब्लम आती है? इसके अलावा और प्रॉब्लम होती है, प्रॉपर बजटिंग ना करके इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं किया जाता, जिसकी वजह से स्टार्टअप में टाइमली इनपुट का डिलीवरी होना, टाइम पे सैंपल का डिलीवरी होना, टाइम पे। मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स को देखा जो सैलरी स्लिप ही अपने एम्प्लॉय को नहीं देते, अपॉइंटमेंट ही अपने मेडिकल रैप को नहीं देते। क्यों नहीं देते? डिफरेंट सबके अपने अपने एक्सक्यूज है, इस वजह से नहीं दिया, उस वजह से नहीं दिया, ये। अरे भाई, आप सारी चीज़ें देंगे तब अगर आपका मेडिकल रैप आपके साथ रुक जाए ना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप एक स्टार्टअप है,
आपको तो बड़ी कंपनी ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी देंगे, देन आपका मेडिकल रैप आपके पास रुकेगा, देन आप काम करेंगे। और आप बड़ी कंपनी के इक्वल के उसके आधे बराबर भी सर्विसेज दे नहीं पा रहे हैं और मेडिकल रैप के ऊपर भी कमी निकालते हैं। हालांकि मेडिकल रैप से भी गलती होती है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जो स्टार्टअप के साइड से प्रॉब्लम आती है, राइट। तो वहाँ पे क्या होता है, सैलरी का डिडक्शन है, डिडक्शन भी खूब कर ले जाते हैं, एक्सपेंस टाइम पे नहीं मिल जाता है, सैलरी स्लिप टाइम पे नहीं दिया जा रहा है, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया जा रहा है, अपॉइंटमेंट लेटर किसी ने दे दिया था, कंफर्मेशन नहीं दिया जा रहा है, उसके बाद सैलरी क्या होती है, एक्सपेंस क्या होता है, इस चीज़ के बारे में गाइडेंस ही नहीं दिया जाता है। तो इस टाइप की बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती हैं फार्मा स्टार्टअप के अंदर, और जिसकी वजह से एम्प्लॉय बहुत जल्दी ही कंपनी को लीव करके चला जाता है या फिर रिलैक्स मोड में काम कर रहा होता है, क्योंकि ज़्यादा टाइट होकर कुछ भी बोलेंगे एम्प्लॉय छोड़ चला जाएगा, राइट। इसके अलावा और बहुत सारे इशूज़ हैं जो स्टार्टअप के साथ में आता है। इन सारे इश्यूज में या फिर आप इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करके मेहनत कर लीजिए फ्रेंड। मैं आपको यहाँ पे यही एडवाइस करूँगा कि आप मेहनत करके आप खुद मार्केट के अंदर जाइए। दूसरा है, इन सब चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं, स्मूथ वर्क करना चाहते हैं, तो आप डिजिटल मार्केटिंग की तरफ शिफ्ट हो जाइए, ठीक है। वहाँ पे आप ब्रांड को अपने डेवलप करिए, ब्रांड अवेयरनेस डेवलप करिए, क्योंकि वहाँ पे अगर एक बार चीज़ों को सेट कर दिया ना, उसके बाद कंटेंट क्रिएट अगर आप करते रहे तो एटलीस्ट इस टाइप की प्रॉब्लम जो फील्ड फोर्स के साथ में प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं आएगा। सारी चीज़ें डिजिटल होंगी, सारी चीज़ें कंट्रोल में होंगी। अंडरस्टैंड यहाँ भी करना पड़ेगा, वहाँ भी करना पड़ेगा, बट यहाँ पे बहुत सारा डिजिटल वर्क में कंट्रोलेबल चीज़ें होती हैं, राइट। तो आप डिजिटल वर्क करना चाहते हैं, फिजिकल वर्क करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, मेरे साथ आप जूम कंसल्टेशन बुक करके बात कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नंबर दे दिया है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और आपके लोगों के लिए मैं वीडियो ऐसा बनाता रहूँगा, ठीक है। बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ के जा रहा हूँ, वहाँ जाके उनको भी जरूर चेकआउट करिएगा। इससे आपका जो नॉलेज है वो कंटिन्यूअस ग्रोथ होता रहेगा। एंड यस, आप कौन से टॉपिक के ऊपर और वीडियो चाहते हैं मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। एंड मुझे अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, और वहाँ पे अपने जो क्वेश्चंस हैं मेरे साथ खुद आप इनबॉक्स में जाके शेयर करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, मैं आपको मिलता हूँ ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। बाय।